हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त को टारगेट करते हुए ईवीएस के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के हम लोग आज सबसे मोस्ट 50 प्रश्न करने वाले हैं। जो आपका एग्जाम आपका 6 फरवरी 2023 में हुआ था एंड कुछ क्वेश्चंस आपके जो उससे पहले 4 फरवरी 2023 में हुआ था एंड कुछ क्वेश्चंस आपके निकाले गए हैं जो आपका 3 फरवरी 2023 को हुआ था। तो ये जो 2023 में आपका एग्जाम अभी हुआ है पीछे, उनके कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं और पेपर में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, यहां से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। कल हमने सीडीपी के 50 क्वेश्चंस कराए थे और आज हम लोग ईवीएस के 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए, यानी कि वह जोड़ा चुनिए, युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन में एक आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक तो राज्य है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन हो जाएगा? मणिपुर और जम्मू कश्मीर है, या फिर असम और उड़ीसा है, उत्तराखंड और मेघालय है, या फिर तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश है। डिफरेंट आपको बताते चलें कि जो जम्मू और कश्मीर है, यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित। और मणिपुर यह एक राज्य है। तो देश यानी कि यह हमारा राज्य और केंद्र शासित का जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात समझ में आई? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया और मणिपुर एक राज्य हो गया। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही जोड़ा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के 3 पड़ोसी राज्य पूछ रहा है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका नाम भारत के मध्य में यानी कि भारत के बीच में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ओके, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। इसमें से हमें 3 ढूंढने हैं। 3 कौन कौन हो जाएंगे? देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी है। यानी कि ये तीनों ही जो राज्य हैं ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? झारखंड, मिजोरम, असम या छत्तीसगढ़? किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में? तो आपको बताते चलें कि भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर में आपका कौन कौन सा आ जाता है? पूर्वोत्तर में आपका मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। ये जो हमारे राज्य हैं, इनके जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। तो इसमें हमारा मिजोरम भी आ जाएगा। मिजोरम ऐसा राज्य है जहां लोग क्या करते हैं? झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। ये झूम खेती होती क्या है, इसको समझना आवश्यक है। झूम खेती में क्या होता है कि जंगलों को काट करके और फिर जला करके क्यारियां बनाई जाती हैं और फिर फसल बोई जाती है। ध्यान रखिएगा कि इसे जो है स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल यानी कि वह जोड़ा, ओके, युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। वह कौन से सामान्य पक्षी हैं? वह सिंपल आंसर है आपके चील और बाज। कौन है? चील और बाज। ठीक है, इनकी जो दृष्टि है वो श्रेष्ठ होती है। ठीक है, और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से वो भी स्पष्ट देख सकते हैं। कितनी दूरी से? मतलब हमसे 4 गुना अधिक दूरी से क्लियर देख सकते हैं चील और बाज। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 5th वन, मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का नाम बताइए।
ऐसे कौन से 2 रोग हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? वह आपका डेंगू और चिकनगुनिया है। कौन सा है? डेंगू और चिकनगुनिया है। ये क्वेश्चन आपका 6 फरवरी 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछा गया था। तो आपका मच्छरों द्वारा होने वाला या फैलने वाला 2 रोग आपके डेंगू और चिकनगुनिया हो गए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग यानी कि जो पर्यटक होते हैं वो रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है उस शहर का नाम बताइए। तो आपको पता होगा जो डल झील है यह आपकी श्रीनगर शहर में स्थित है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर शहर में स्थित है, जो हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मच्छर हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी? हमारे सांसों के कंपन के द्वारा हमें ढूंढ सकते हैं, या सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध के द्वारा ढूंढते हैं, या फिर पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। डियर फ्रेंड, बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? जो मच्छर हैं वो क्या करते हैं? वो पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेते हैं, और आपको पता है कि मतलब कितना परेशान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पैरों के तलवों की जो गंध होती है और हमारे शरीर की जो गर्मी है उसके माध्यम से मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। एक पहेली दी गई है नीचे, इसको हमें सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यह आया था कि कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ। तो भैया ऐसा कौन है जिसको कूटा जाता है, पीसा जाता है, लेकिन भोजन उससे बड़ा तीखा बनता है, खाने में अगर ज़्यादा हो जाए तो मुंह से सीसी भी निकलता है, आँख से भी पानी, नाक से भी पानी निकलता है, नानी याद आ जाती है। कौन है वो बताइए? क्या हो जाएगा? इसमें आपका लाल मिर्च हो जाएगा। लाल मिर्च क्या है? ये इसको कूटा भी जाता है, पीसा भी जाता है, और खूब ये भोजन को तीखा भी बनाती है। जब अगर कसके मिर्च लग जाए तो फिर जो है कि क्या हाल होता है आप सबको पता है ना? तो वह आपका लाल मिर्च है। क्या है? लाल मिर्च। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे ईवीएस में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन है, और हमने ये जो 50 क्वेश्चन सेट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कौन सा राज्य है वो? गोवा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, या फिर झारखंड है? तो इसमें आपका वो कौन सा राज्य है जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी या फिर तली हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? वह आपका गोवा राज्य है। कौन सा राज्य हो जाएगा डियर फ्रेंड? गोवा। कहाँ स्थित है ये? भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की बहुत मतलब अधिकता होती है ना, तो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में बड़ी ही लोकप्रिय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, यानी कि जो टीचिंग ऑफ ईवीएस है, वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर क्या करे? विषय में पारंगत होगा तो जो ईवीएस की टीचिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। यह शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। मतलब उद्देश्य अगर शुरुआत में बता दोगे तो आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करना, बात तो ठीक लग रही है। विषय पूरा करने पर घर के लिए होमवर्क देना, ऐसा नहीं कि होमवर्क दे दिया तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो गई, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? विषय में पारंगत होगा। आप किसी भी विषय में कितने भी पारंगत हो, अगर आप बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। 3 ऑप्शन सीधे कट गए, एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। अगर आप अलग अलग तरीके से मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट
जो सीखने वाले संसाधन हैं जिनके माध्यम से बालक सीख सकता है ना, उनका प्रयोग करते हैं तो आपकी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप मॉडल का यूज़ करते हैं, आप जो है प्रदर्शनी का यूज़ करते हैं, यानी कि कोई चार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं, या अलग अलग चीज़ें आप बच्चों को दिखाते हैं, समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाते हैं, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। आपकी जो टीचिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। एकीकृत का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ करना। ठीक है, जैसे जो अलग अलग टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं उनको जब आप एक साथ कर लेते हैं तो वो एकीकृत कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको इंटीग्रेट कहते हैं। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने की, एक साथ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता की बातों को आसानी से समझता है, या फिर क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। रटना जहाँ भी लिखा होगा हम उसको बिल्कुल हटा देंगे। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। नहीं, बच्चा खंडित बातों को इतनी जल्दी आत्मसात नहीं करता, उनको नहीं समझता, चीज़ें उनके दिमाग में नहीं ठहरती हैं। चीज़ें तब बालक के दिमाग में ठहरती हैं जब हम उन टॉपिक्स को या जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको एक साथ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एकीकृत करेंगे। एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। संपूर्णता में यानी कि मान लीजिए अलग अलग टॉपिक्स हैं, जब आप उनको उन टॉपिक्स को एक के बाद एक आपस में जोड़ करके पढ़ा रहे हैं, तब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से बच्चा रिलेट करेगा, जोड़ेगा, तो चीज़ें उसके दिमाग में सेट हो जाएंगी, वो समझ पाएगा। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ वो जोड़ करके समझ पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ध्यान रखिएगा, रेटिंग स्केल में आपकी जो अवलोकन तकनीकी है, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना, मानचित्र यानी कि आप मैप पढ़ा रहे हैं, ओके, एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौन सा कौशल है? ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल है ये, या फिर उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल है ये? ड्राइंग नहीं, यहाँ पे उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल है। अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल है, या फिर स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल है। जब बच्चों को हम मानचित्र पढ़ा रहे होते हैं, मानचित्र पढ़ना या मानचित्र पढ़ाने से होता क्या है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल हमारे अंदर डेवलप होता है, ये स्किल हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। ईवीएस एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए, या फिर किसी भी समयावधि का क्रियाकलाप होना चाहिए, प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख क्रियाकलाप होना चाहिए, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस एक शिक्षाप्रद या फिर एक एजुकेशनल एक्टिविटी होनी चाहिए, जो कैसे एक्टिविटी हो? वास्तविक जीवन पर आधारित हो और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक हो, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। कैसी? एजुकेशनल एक्टिविटी या शिक्षाप्रद क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए जो रियलिटी पर बेस्ड हो, वास्तविक जीवन पर आधारित हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, बच्चे उसमें आनंद लें पढ़ने में। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम को सीधा समझिए प्रोजेक्ट मेथड लाभकारी है। क्यों लाभकारी है भाई ईवीएस के टीचिंग में? ठीक है, टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूजफुल बिकॉज, क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ईवीएस में, वो टीचर को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इसलिए और या फिर इससे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चे परियोजना को करने वाले भाग
और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, या फिर यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। देखिए, जो प्रोजेक्ट मेथड है टीचिंग शिक्षण में, किसके शिक्षण में, ईवीएस के शिक्षण में जो प्रोजेक्ट मेथड है यह कार्य अनुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन आपका ये 6 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। और ये अधिगम के लिए वास्तविक घटनाओं को शामिल करते हैं, जो बच्चों को अधिगम के लिए एक वातावरण भी प्रदान करता है। तो ईवीएस अधिगम वातावरण और अनुभवों के माध्यम से बच्चे अपने प्राकृतिक और जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसकी खोज कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत होनहार हैं, बुद्धिमान हैं, कोई विशेष परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी, या उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, या फिर उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि उन्हें ऐसा नहीं कि हम जो है अगर वो थोड़े से होनहार हैं तो उन्हें उच्च कक्षा में जाकर के बैठा दिया, या उन्हें अलग पढ़ा रहे हैं, या उन्हें जो है कोई विशेष परियोजना कोई अलग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। समृद्ध पाठचर्या को इंग्लिश में इनरिच्ड कैरिकुलम कहते हैं, ठीक है। इनरिच्ड कैरिकुलम का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे होल एजुकेशन प्रोसेस को, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण और रुचिकर बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अपनी मादा को, बाज, रेशम कीट, मच्छर या फिर तितली, कौन है वो? वह आपका क्या हो जाएगा? रेशम कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम कीट जो होता है वह अपनी जो मादा होती है उसको काफ़ी दूर से पहचान लेता है, यहाँ तक कि कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, सिर्फ किसके कारण? उसकी गंध के कारण, ठीक है। इस पर तो वही लाइन सटीक बैठती है कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, ठीक है। खुशबू या गंध उसके लिए सब एक ही है, तो वो उसको गंध से पहचान लेता है काफ़ी दूर से, ठीक है। वो लाइन जो है वो उस गाने में नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सटीक बैठती है उस पर। ये रियलिटी में उसको पहचान लेता है काफ़ी दूरी से, रेशम कीट, जिसको इंग्लिश में सिल्क वॉर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। कौन है वो लोग? वो लोग शिलोंग के हैं, या मैसूर के हैं, हैदराबाद के हैं, या फिर श्रीनगर के हैं। डियर फ्रेंड, श्रीनगर है वो। क्या है? श्रीनगर के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। ऑप्शन जो आपका डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। डियर फ्रेंड, आपको बता दें कि वह राज्य आपका झारखंड है। झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं, झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं वह कौन सी भाषा बोलते हैं पता है आपको? वो बोलते हैं कुड़ुक भाषा। क्या बोलते हैं? कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक में जो जंगल है उसको तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं, तो तोरांग का अर्थ क्या हुआ? जंगल हुआ। तो सीधा सा आंसर ये है कि जहाँ वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है वो आपका झारखंड है, और झारखंड में झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं। जो तोरांग शब्द है ये आपका कुड़ुक का ही शब्द है, ठीक है, इसीलिए इसका अर्थ जंगल हो गया। क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा। आपको अभी हमने एक क्वेश्चन मिला था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, शायद सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी हमने आपको यही बताया था। देखिए, जो मध्य प्रदेश है हमारा राज्य है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना वह 5 राज्यों से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की जो एक सीमा रेखा है वह 5 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, दूसरा आपका महाराष्ट्र आ जाता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, और आपका राजस्थान भी उसमें आता है, ठीक है।
और उसके बाद पश्चिम गुजरात भी आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। कौन कौन है भाई वो? तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात, केरल, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? राज्यों का ऐसा समूह जो समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है वह आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा आपका गोवा और गुजरात जो राज्य हैं वो अरब सागर के तट पर स्थित हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया और आपका जैसे तेलंगाना हो गया, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन हमारा जो बी है वह राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह युगल, सीधी सी बात है, वह पेयर चुनना है हमको। क्या चुनना है? पेयर यानी कि जोड़ा। निम्नलिखित में से वह जोड़ा चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना है। सेम तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट वाला पूछा गया था, लेकिन आंसर इसमें आपके अलग हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें वो पेयर चुनना है जिसमें एक हमारा राज्य है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन हो जाएगा? वह आपका नागालैंड और लद्दाख है। कौन है? नागालैंड और लद्दाख। ये जो पेयर है ना, ये हमारे देश के एक तो इसमें राज्य है, दूसरा इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमा जो है वो अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना। जो रमा है वो अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित थी। वह सेकेंड यानी सी वॉज फोकसिंग ऑन, वो किस पर फोकस कर रही थी? समूह दबाव पर या फिर सामाजिक कौशलों पर, सहयोगी कौशलों पर या फिर अपने कॉग्निशन पर, अपने संज्ञान पर। तो रमा जो है वो आपकी किसमें, जैसे अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, इनमें क्या कर रही थी? वो उल्लेख यानी कि योजना का उल्लेख कर रही थी। तो वह संज्ञान पर केंद्रित थी। किस पर फोकस कर रही थी? वो अपने कॉग्निशन पर, अपने संज्ञान पर फोकस कर रही थी। संज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या फिर समझना। जानना या फिर समझना, यह किसका अर्थ है? संज्ञान शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को जानना या समझना। वो अपना ध्यान लगा रही थी, स्मरण शक्ति है ना, समस्या को समाधान करने का प्लान बना रही थी। इसका मतलब वो चीजों को जान रही थी, चीजों को समझ रही थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ईवीएस में, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर निर्भर नहीं है? विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर या फिर बच्चों का पूर्ण अधिगम अनुभवों पर। देखिए ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम यानी कि जो मेथड है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईवीएस में, वो उसकी जो विधि है ना, वो विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती। किस पर? विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता पर, ओके, बच्चों की आवश्यकताओं पर, बच्चों की पूर्ण अधिगम अनुभवों पर ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है ईवीएस का शिक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल का जो टीचिंग है वो अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, या यदि शिक्षक का अपने विषय पर अधिकार हो, विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य, नियम कार्य दें, या फिर विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि सिर्फ उद्देश्य बताने से टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो जाएगी, सिर्फ होमवर्क देने से टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो जाएगी, और ना तो अगर टीचर अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल कर लेता है तो उससे आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। सीधा सा आंसर यह है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलाप, ऐसी एक्टिविटीज जो मीनिंगफुल हों, उनका यदि टीचर संचालन करता है
तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ते हैं, उनको पढ़ने में आनंद आता है और जो चीज़ें हैं वो बच्चे के दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल भी हो जाती हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। एक विषय के तौर पर जो आपका पर्यावरण है वह कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3, 4 और 5 की कक्षा में स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो आधुनिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आधुनिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उनकी सीमित उपलब्धि है। ओके, उसको आप बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे या प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर। व्याख्यान तो वही हो गया, मतलब सत्यनारायण की कथा सुना दी आपने बच्चों को, बच्चों किसी ने सुन ली किसी ने नहीं सुनी, है ना, थोड़ी देर बाद भूल गए। किसी पर्यावरण विशेष द्वारा भाषण के माध्यम से, कोई पर्यावरण का विशेषज्ञ है, यहाँ पे विशेषज्ञ होना चाहिए, कोई पर्यावरण का विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है पर्यावरण का, उसके द्वारा अपने भाषण उसने दिया तो बच्चे उससे समझ गए। या फिर कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखा करके उसकी भविष्य में उपलब्धता क्या है, उपयोग क्या है, इससे संबंधित चर्चा करके आप बच्चों को समझा देंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि क्योंकि जो कोयला है यह आपका प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा हम दिखाएंगे, फिर भविष्य में उसका क्या उपलब्धता क्या रहेगी, है ना, उसका उपयोग क्या रहेगा। जब हम इस बारे में चर्चा करेंगे वो लेकर के, तो बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ गया है, या आप किसी बगीचे में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? ये क्वेश्चन आपका 3 फरवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे अगर भूकंप आ जाए तो? इमारतों से दूर खुले में रहेंगे जाकर के, या फिर निकटतम इमारत में भाग जाएंगे? कोई अगर पड़ोस में कोई मकान, कोई बिल्डिंग बनी है तो आप उसमें भाग जाएंगे भूकंप से बचने के लिए, या फिर जो पास में कोई पेड़ है उस पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाएंगे भूकंप से बचने के लिए, या पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे, आप रोड पर जाएंगे। क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब भी भूकंप आएगा तो हम किसी खुले स्थान पर चले जाएंगे, बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि भूकंप के माध्यम से हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए। पेड़ के नीचे नहीं खड़े होंगे जाकर के, क्योंकि हो सकता है पेड़ ही गिर जाए, है ना। पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे। सड़क पर जाकर के भी खड़ा होना ठीक नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि कहीं दूर खुले स्थान में, मैदान में जाकर के हम खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप हैं जिसमें प्राकृतिक रंगों, जैसे आपका नील है, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है? किसमें समाहित है ये? यह आपकी जो पेंटिंग होती है वह मधुबनी पेंटिंग है। ये कौन सी पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग जो है ये आपके बिहार राज्य की पेंटिंग है। कहाँ की है? बिहार राज्य की पेंटिंग है। ठीक है। अब इसमें जैसे दूसरा ऑप्शन आपका वर्ली दिया हुआ है, अगर वर्ली पूछ ले तो वर्ली कहाँ का है? वर्ली महाराष्ट्र का है। वर्ली कहाँ का है डियर फ्रेंड? वर्ली महाराष्ट्र की कला है। ठीक है। कलमकारी कहाँ की कला है? कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की कला है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की कला है। और फुलकारी कहाँ की कला है? फुलकारी आपकी हरियाणा की कला है। कहाँ की है? हरियाणा की कला है। ओके। एंड जो मधुबनी जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है वह आपकी बिहार की है। कहाँ की कला है? ये बिहार की। ठीक है। तो बात समझ में आई? ऐसी पेंटिंग
जो मधुबनी कला है उसमें प्राकृतिक रंग जैसे आपके नील है, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना इसमें समाहित है। ठीक है, तो मधुबनी कहाँ से हो गया? बिहार से। वर्ली महाराष्ट्र की कला है। कलमकारी कहाँ की कला है? आंध्र प्रदेश की। फुलकारी हरियाणा की कला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है ऐसे भोज पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? एक समुच्चय का, एक सेट का चयन करना है, सेलेक्ट करना है, जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया हो। वो आपका कौन कौन हो जाएगा? देखिए, इसमें आपका सिंपल सा आंसर आपको हम बता दें, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं हो जाएगा। ये पौधे के समान भाग, ये सभी बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज होते हैं। सभी के सभी बीज से प्राप्त किए जाते हैं। जो हरी मटर है क्या है भाई? पौधे का बीज है। जीरा पौधे का बीज है। चना पौधे का बीज है। गेहूं क्या है? पौधे का बीज है। ये पौधे के समान भाग से, सभी के सभी समान भाग से आए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? कौन से पौधों का जो प्रवर्धन है वो बीजों द्वारा होता है? इसका भी अगर सिंपल आंसर बताएं तो चावल, गेहूं और ओट्स। क्या? चावल, गेहूं और ओट्स का जो प्रवर्धन है वो बीजों द्वारा होता है। सुनिए बात को, एक बीज से एक पौधा और इस पौधे द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को हम प्रवर्धन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या? सुनिए, फिर से सुनिए, एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की जो विधि होती है ना, उसी को प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है? कौन सा भोजन है? इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी या फिश की करी, मछली करी, टैपियोका और चावल। कौन सा भोजन है? देखिए, इसमें आपका जो भोजन है वह इडली, चटनी, चावल और सांभर है। क्या है? इडली, चटनी, चावल और सांभर है। ओके, समझिए इस बात को। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। कब की बात है? 2020 में। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पीवी सिंधु का जो संबंध है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो मतलब जो है पीवी सिंधु, इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उस राज्य के लोगों का, तो किस राज्य के लोगों का? आंध्र प्रदेश राज्य के जो लोग हैं उनका जो भोजन है वह क्या है? इडली, चटनी, चावल और सांभर। ओके, आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन इडली, चटनी, चावल और सांभर है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आप लोग कहेंगे तो हम हर क्वेश्चन में नीचे जो उससे रिलेटेड बेस्ट पॉइंट रहेंगे वो हम हर क्वेश्चन में नीचे दे देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना रहती है? सूरजमुखी की, आक जो कि मदार का पौधा भी जिसको कहते हैं, आम या फिर जेंथियम। डिफरेंट जो आक का पौधा है, जो आक का पौधा है, इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में AA करके, जिसको मदार भी बोलते हैं। इसकी जो है फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। किसकी? आक के पौधे की। ठीक है, और ये जो आक का पौधा होता है ये इसके दूध को आँखों में नहीं लगाना चाहिए। इसके लगाने से आँख की जो आपकी रोशनी है वो जाने का डर रहता है और आदमी अंधा भी हो जाता है। ओके, ऑप्शन 20 में आपका राइट हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप दुकान से गेहूं लाते हो। समझिए बात को, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? कैसे रोटी बनती है? गेहूं से डायरेक्ट रोटी बन रही है, पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। 3 फरवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। ये तो बात नहीं बनी कि भाई पहले आटा लिया, फिर हमने उसको गूँथ दिया, फिर रोटी सेक ली, फिर गेहूं का आटा बना दिया। रोटी सेकने के बाद गेहूं का आटा क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें एक रोटी सेकने तक का प्रोसेस इसमें बताना है। तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे गलत हो जाता है। गेहूं का आटा बनाएं, ठीक है।
एक पात्र में आटा लें, ठीक है, हमने एक बर्तन में आटा ले लिया, आटे को गूंथ लिया, गूंथे आटे के पेड़े बनाए, बिल्कुल ठीक, और रोटियां सेक दी। ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आटा गूंथें, गेहूं को पीसें, ये कौन सी बात हुई? पहले आटा गूंथ रहे हैं, फिर आप गेहूं को पीस रहे हैं, गेहूं पीसने के बाद रोटी बेल रहे हैं और रोटियां सेक रहे हैं, ये प्रोसेस गलत है। फिर कहता है गेहूं से आटा पीसें, गूंथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। पहले सेक देंगे फिर बेलेंगे रोटियां, ये भी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन आपका इसमें जो बी है वो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आपने गेहूं लिया, गेहूं को पिसवाया जा करके उसका आटा बना, फिर आपने आटे को एक बर्तन में लिया, फिर उसको बढ़िया से गूंथ लिया, फिर गूंथे आटे के अपने पेड़े बना लिए गोल गोल, और फिर उसके बाद रोटियां से, ऐसे ही तो सबके घर में रोटी सेकी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो इसीलिए हमने सिर्फ वही क्वेश्चन डाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे कौन कौन से स्थान है। आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे, यानी कि विच सेट ऑफ प्लेसेस विल यू सेलेक्ट, ठीक है। तो अगर हम गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम कोलकाता, कानपुर और वाराणसी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। क्या हम क्या करेंगे? कोलकाता, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों का सिलेक्शन करेंगे। ओके, आपको पता है गंगा नदी हिमालय गंगोत्री से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता, ये जो शहर हैं इनसे होकर के गुजरती है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा पेयर है जो करेक्ट है? गेहूं की जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ें कहलाती हैं, धनिया की जड़ें मूसला जड़ कहलाती हैं, गाजर की जड़ जकड़ा जड़ कहलाती है, या बांस की जड़ मूसला जड़ कहलाती है? कौन सा युग्म सही है? डियर फ्रेंड, आपको हम बताते चलें कि जो धनिया की जड़ें हैं वह आपकी मूसला जड़ कहलाती हैं। कौन सी जड़? धनिया की जड़ मूसला जड़ कहलाती है। जो मूसला जड़ होती है जो आपका, जैसे गाजर हो गया, धनिया हो गया, मूली हो गया, इन सब की जड़ें मूसला जड़ कहलाती हैं। और जो गेहूं है, धान है, जौ है, इन सब की जड़ें जकड़ा जड़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जकड़ा जड़। और फिर आपका बरगद आ गया, घास आ गई, ये सभी आपकी अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। कैसी? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें धनिया मूसला जड़ का जो एक पेयर है वह आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पेंगुइन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पेंगुइन की, पेंगुइन्स की बात हो रही है, ठीक है। पेंगुइन्स को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? PENGUINS, पेंगुइन्स। ओके, तो निम्नलिखित में से पेंगुइन्स का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? इसमें 3 ऐसी क्वालिटीज हैं जो पेंगुइन की हैं, एक क्वालिटी पेंगुइन की नहीं है, वो हमको बतानी है। देखिए, पेंगुइन की त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, ठीक है। उनका जो शरीर है उसमें बहुत वसा है, ठीक है। ये हमारा रिलेट करता है किससे? ये क्वालिटी है पेंगुइन की। उनके शरीर धारा रेखीय है, उनका जो शरीर है वो धारा रेखीय है, जिसको स्ट्रीमलाइंड कहते हैं, ठीक है। बात तो ये भी सही है, भी उसकी विशेषता है भाई। वे अपना रंग, यानी कि जो पेंगुइन्स हैं वो अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं, ये क्वालिटी तो नहीं होती पेंगुइन की। वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे यह जो क्वालिटी है वो पेंगुइन की नहीं है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। यह पेंगुइन का अभिलक्षणिक गुण नहीं है। जबकि देखिए, पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत सी वसा भी पाई जाती है, और उनका जो शरीर है वो क्या कहते हैं उसको, धारा रेखी यानी कि स्ट्रीमलाइंड होता है, और वे साथ साथ इकट्ठे होकर के रहते हैं। ये सभी पेंगुइन की क्वालिटीज़ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें डिफरेंट आंसर हो जाएगा।
ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्च वर्ग कौन सा है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का ब्लूम के अनुसार जो उच्च वर्ग है वह आपका क्या हो जाएगा? सृजन हो जाएगा, यानी कि क्रिएट करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्गीकरण में क्या था? ब्लूम ने अधिगम के 3 पक्षों को पहचाना, 3 पक्षों की पहचान की, जिसमें उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास शामिल है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर पूछ ले आपसे तो वह 1956 में प्रकाशित हुई थी। ओके, ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित, किससे? भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है, अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करता है, रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अवलोकन, देखिए पहले तो ये समझिए भावात्मक पक्ष क्या होता है। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य जैसे किसी वस्तु, विचार या अभिव्यक्ति को देख करके हमारे अंदर जो धारणा बनती है वही तो भावात्मक पक्ष है। ये आपके अभिरुचि, अभिवृत्ति, भावनाएं, संवेदनाएं, मूल्यों से जुड़ा होता है। इससे छात्रों के गुस्सा, प्यार, रोना, उत्तेजित होना, इन रूपों का विकास करता है। तो भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है साथ मिलकर के काम करना सीखना, साथ मिलकर के काम करना सीखना ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो गया। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है, अन्वेषी प्रश्न यानी कि प्रोबिंग क्वेश्चंस, अन्वेषी प्रश्न को हम इंग्लिश में प्रोबिंग क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबिंग क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, जब वो अन्वेषी क्वेश्चंस पूछता है, अन्वेषी प्रश्न पूछता है, तब वो अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है या कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रही है। देखिए, जब वो अन्वेषी प्रश्न पूछ रहा है तो वो सुनने के कौशल को यानी कि लिसनिंग स्किल को तो वो डेवलप कर रहा है, प्रदर्शन कौशल को या फिर विवेचना कौशल, विवेचना यानी कि जो डिस्कशन स्किल है, जब वो प्रश्न पूछ रहा है तो वो टीचर से डिस्कस भी कर रहा है, इससे उसका जो डिस्कशन स्किल है वो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। समालोचनात्मक चिंतन कौशल यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है वो भी उससे डेवलप हो रही है। लेकिन जो आपका प्रदर्शन कौशल हो जाएगा, जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल हो जाएगी, वह डेवलप नहीं कर रही है, वह उसको बेहतर नहीं कर रहा है। जबकि बालक अपने सुनने का कौशल, विवेचना कौशल और समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बेहतर कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी था वह आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन उसके आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? किस कला रूप में, किसमें शामिल है ये सब? मधुबनी में, वर्ली में, कलमकारी में या फुलकारी में, किसमें संबंधित है? यह सब आपका कलमकारी कला रूप में, किसमें? कलमकारी कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। सुनिए ध्यान से, यह दक्षिण भारत के, किसके? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कहाँ की बात हो रही है? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित कला है जो हाथों से बनाई गई है। ये चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक की सहायता से बनाई जाती है और ये कला मुख्यतः भारत और ईरान में भी प्रचलित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए एक सेकंड प्लीज। क्वेश्चन कहता है, देखिए, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इडली, चटनी, चावल, सांभर या रोटी, दाल, राजमा, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है, आइए पहले नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से है। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से है। हरियाणा राज्य के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, राजमा, आलू और पराठा है। ठीक है, रोटी, दाल, राजमा, आलू और पराठा है। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा कौन है? एक भारतीय एथलीट हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के, किसमें? जो ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन है यहाँ पे, जेवलिन थ्रो नामक गेम से जुड़े हुए हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 18.58 मीटर भाला फेंक करके
टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल इतिहास रचा है? किसने? नीरज चोपड़ा ने। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसने ऐसा किया है, किसने 18.58 मीटर भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल इतिहास रचा है? वह आपके नीरज चोपड़ा हैं। ओके, तो नीरज चोपड़ा जो है वो आपके किस राज्य से हैं? वो आपका हरियाणा राज्य से हैं। ठीक है, और वहाँ का मुख्य भोजन क्या है? रोटी दाल राजमा आलू पराठा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 इन फ्रंट ऑफ यू। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। जो पानी की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं वह उनको जो है उनमें पानी भर रही है, पानी, तेल, पेंट आदि भर रही है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोप करके कक्षा की दीवारों को सजाती है। तो वो क्या कर रही है? पुनः चक्रण कर रही है, लघुचरण यानी कि कम कर रही है, पुनः प्रयोग में ला रही है, या उत्वक्रण कर रही है? क्या कर रही है? उत्वक्रण कर रही है, जिसको अपसाइक्लिंग कहते हैं। तो वह क्या कर रही है? जो हिमानी है वो पानी की खाली बोतलों को यूज़ कर रही है, यानी कि उनको पुनः प्रयोग में ला रही है, जिनमें वो पानी भरती है और पेंट भर रही है, तेल भर रही है, पौधे लगा रही है। इसका मतलब जो खाली बोतलें हैं उनको वो फिर से प्रयोग में ला रही है। क्या कर रही है? फिर से प्रयोग में ला रही है, पुनः प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। अगर हम राइट आंसर सीधा बताएं तो वह आपका गन्ना, आलू, अदरक और कमल डंठल हो जाएगा। गन्ना, आलू, अदरक और कमल डंठल पौधे के तने, ये सभी पौधे के तने का मतलब है स्टेम से प्राप्त होने वाली फसल है। आलू पौधे का तना है, जड़ नहीं। अदरक पौधे का तना है, जड़ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पौधे के एक ही भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं, जिनका जो भोजन है वो लगभग सबका समान है। देखिए, उल्लू, बाज, चील, ये सभी पक्षी, कौन? उल्लू, बाज, चील, जिनको इंग्लिश में आउल, ईगल, काइट कहते हैं। ये सभी पक्षी जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। ये तीनों मांस भक्षी चिड़ियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मांस भक्षी चिड़ियों के अंतर्गत आते हैं। चील, उल्लू, बाज, मोर, ये पक्षी चूहों, सांपों, छिपकलियों और छोटी छोटी चिड़ियों को भी खा जाते हैं। ओके, अगर बात करें यहाँ पे आपके तोते की, तो तोता तो भैया फल खाता है। और कबूतर क्या खाता है? कबूतर मुख्यतः आपका जैसे मक्का, बाजरा, फल, रोटी, ये सब बीज खाता है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट हो गया। इनका भोजन एक समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आई होप कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी आपकी सीटेट की प्राइमरी लेवल की, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू विजिट हिल स्टेशंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? आप बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा जाएंगे जो पर्वतीय स्थल के भ्रमण पर अगर आप जाना चाहते हैं तो, या मुंबई, ऊटी, पुणे जाएंगे, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी जाएंगे, या फिर महाबलेश्वर, मन्नार, ऊटी जाएंगे। कहाँ जाएंगे डियर फ्रेंड? देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, अगर आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं तो आप जो वहाँ के स्थल में जो प्रमुख है, जैसे महाबलेश्वर है ना, मन्नार और ऊटी का चयन करेंगे। किसका? महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी का चयन करेंगे। आइए इनके बारे में हमने डिटेल में दे दिया है ताकि आप समझ पाएँ। जैसे महाबलेश्वर है, भारत के महाराष्ट्र राज्य के सितारा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सितारा जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण से घिरा एक हिल स्टेशन और पर्यटन का केंद्र भी है। अगर बात मन्नार की करें तो मन्नार यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। ऊटी यह पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओके, नोट में देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोणक तट कहते हैं, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, और पश्चिमी घाट को सौहार्दीय पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को सौहार्दी
पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन था वह डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी कि कौन सा पेयर है जो करेक्ट है। गुलाब एक वृक्ष है, करेला बेल या लता है, गुलाब यानी कि जड़ी बूटी है, या फिर करेला झाड़ी है। देखिए सीधा सा आंसर ये है कि जो हमारा करेला है वह बेल यानी कि लता, बेल या लता के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। जो गुलाब है ना ये वृक्ष नहीं है डियर फ्रेंड, आपका गुलाब जो है वो झाड़ी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गुलाब है, वृक्ष नहीं, ये एक झाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? तो वह मनुष्य है। गाय, भैंस और भेड़ के बिल्कुल मतलब समान कौन है लगभग में? मनुष्य है या कुत्ता है, बिल्ली है या फिर बकरी है? आपको बताते चलें कि जो बकरी है, कौन? बकरी, ये आपका गाय, भैंस और भेड़ के क्या है? निकटतम संबंधी है। कैसे भाई? जैसे गाय, भैंस और भेड़ ये तीनों ही आपके पालतू जानवर हैं। बकरी भी आपकी क्या है? पालतू जानवर है ना। और गाय, भैंस, भेड़ का भी दूध यूज किया जाता है, बकरी का भी दूध यूज किया जाता है ना। और इन सभी जानवरों का जो भोजन है वो एक समान ही, सभी घास फूस खाते हैं, बकरी भी घास फूस खाती है, इसलिए जो बकरी है वो इन सबकी क्या है? निकटतम संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? 3 विशेषताएं हैं जो साइबेरियन सारस की हैं, एक विशेषता आपकी साइबेरियन सारस की नहीं है। कौन सी नहीं है? देखिए, वे शीत जल वायु में वायु से प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले में रहते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रह गई है। तो देखिए इसमें जो विशेषता नहीं है सारस की वो ये है कि वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। यह साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे वे शीत जल वायु से प्रवास करते हैं एंड आपका गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, गंभीर रूप से खतरे में है, उनकी जो बहुत कम संख्या रह गई है, ये सभी जो आपका साइबेरियन सारस है उसकी विशेषताएं हैं। साइबेरियन क्रेन जो है एक लुप्त प्रायः प्रवासी पक्षी है। इनकी आबादी पश्चिमी एवं पूर्वी रूस के आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। कहाँ? पूर्वी रूस के आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। साइबेरियन सारस जो है वह राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। कहाँ? साइबेरियन सारस राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। इसे 1971 में संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। ओके, बात क्लियर होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी रही, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा रहा एंड आप किस तरीके की क्लासेस चाहते हैं, टॉपिक वाइज या फिर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, 50-50 क्वेश्चंस कराए जाएं या 100 क्वेश्चन। अपनी राय, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। वह आपका क्या होगा? किस्से और कहानियाँ, यानी कि जिनको नैरेटिव्स कहते हैं। भाई पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को अगर आप टीचिंग लर्निंग से जोड़ने का जो सबसे प्रभावशाली तरीका है वो ये है कि किस्से और कहानियाँ। किस्से कहानियाँ सुनाने से बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होती है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसे रही कमेंट जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।